एसए 710 इसका नाम है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो आपको इन दोनों का मीनिंग समझ लेना चाहिए। जब हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, इसमें मैंने बैलेंस शीट बनाई एज ऑन 31 मार्च 2020। तो हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर के बैलेंसेस जो 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 हम डाल देते हैं। लेकिन क्या ये एक पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट है या ये दो डेट्स की बैलेंस शीट है? ऊपर मैं सिर्फ एक ही डेट लिखता हूं, इट इंप्लाइज ये बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2020 की है, और इसमें जो प्रायर पीरियड का डाटा डाला गया है ये फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन डाला गया है, लेकिन ये प्रायर पीरियड का डाटा करंट पीरियड के इंटीग्रल है। इसकी स्टैंड एलोन कोई वैल्यू नहीं है, नो स्टैंड एलोन कंसीडरेशन। आपको 31 मार्च 19 की कोई बैलेंस चेक करनी हो, क्या आप इस बैलेंस शीट से ले सकते हैं? नो। इस बैलेंस शीट से आप 31 मार्च 20 की फिगर ले सकते हैं और कंपैरिजन के लिए 31 मार्च 19 देख सकते हैं, बट क्योंकि इसकी स्टैंड एलोन वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपने डाला है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और ऊपर आपने कहा ये बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की है, ये बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की है। बट एक दूसरा तरीका भी हो सकता है बैलेंस शीट को बनाने का, और वो क्या हो सकता है? मान लो मैं लिखता हूं बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी एंड एसोसिएट्स एज ऑन 31st March 19 and 31st March 20। liabilities, assets, amount, 31st March 19, 31st March 20, 31st March 19, 31st March 20। नो, अब देखिए यहां पर क्या ये दो बैलेंस शीट हैं या ये एक बैलेंस शीट है? क्लियरली मेंशन है दो डेट्स। दैट मींस क्या यहां पर जो 31 मार्च 19 का डाटा दिया गया है, क्या इनकी अपनी एक स्टैंड एलोन वैल्यू है? जी हां, इनकी अपनी एक स्टैंड एलोन वैल्यू है। क्या आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर किसी भी एंटिटी के ऐसी दो डेट्स लिखी हुई देखी है? नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये वाला फ्रेमवर्क जनरली अप्लाई नहीं होता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फ्रेमवर्क अप्लाई होता है वो ये वाला होता है, जहां पर प्रायर पीरियड है वो करंट पीरियड का इंटीग्रल होता है, और ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट करता है तो वो अपनी रिपोर्टिंग में भी सिर्फ एक ही डेट को यूज करता है और दूसरी डेट का कोई रेफरेंस अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं देता है। इन द सिमिलर मैनर, लेकिन जब इस तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है तो ऑडिटर भी जब अपनी रिपोर्ट करेगा तो वो लिखेगा वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो एंटिटी विच कंप्राइज ऑफ द बैलेंस शीट, दोनों डेट्स को मेंशन करेगा। वो दोनों की दोनों डेट्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करेगा। सो जहां पर प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटीग्रल होंगी ऑफ
करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई सेपरेट रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, नो सेपरेटली रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। तो ऐसी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का। लेकिन यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर नॉट इंटीग्रल ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट रेफरेंस is given in audit report, separate reference is given on the financial statements title, then ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नाम दिया जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के। और यही हमारे स्टैंडर्ड का नाम है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो ऐसे 710 जो अब हमें पढ़ना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये वाला फ्रेमवर्क नहीं चलता, जो फ्रेमवर्क चलता है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का फ्रेमवर्क। सो सबसे पहले तो आप इनके मीनिंग्स को ही पढ़ लीजिए। मीनिंग क्या है इन तीनों वर्ड्स के? मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, वो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए गए हैं इन रिलेशन टू वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, ये वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड दे आर इंक्लूडेड as the integral part of current period financial statement, and they are intended to be read only in a relation to amount and other disclosures relating to the current period। इसका मतलब इनकी अपनी कोई भी स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड दे आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। इसका मतलब इंटीग्रल नहीं है, एंड इफ ऑडिटेड दे आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। मींस इनकी अपनी एक स्टैंड अलोन वैल्यू होती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो सब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पर बेस्ड हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एट सच बेस्ड नहीं है। नाउ अब बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? ऑडिट प्रोसीजर, वेदर इट इज अ केस ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, वो प्रोसीजर दोनों का ही सेम है। नंबर 1, डिटरमाइन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन डाली गई है? प्रायर पीरियड का डाटा इंक्लूड किया गया है? यदि हां, चेक करो क्या वो एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मींस उसकी क्लासिफिकेशन ईदर एज द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर or as comparative financial statement based upon the requirements of FRF। जैसे हमारा शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। यदि हां, whether the comparative information has been appropriately classified as per the requirements of applicable FRF। In Indian context, Schedule 3 of the Companies Act 2013, यहां लिख भी लीजिए, of Companies Act 2013
requires the classification of comparative information as the corresponding figure। पहला काम हो गया कि एफआरएफ के हिसाब से आपने कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को दिया। नंबर 2, जो इस साल की कंपैरेटिव है वो पिछले साल करंट होगी या नहीं होगी। 1920 में आपने 1819 का डाटा लगाया तो 1819 कंपैरेटिव है, बट जब पिछले साल 1819 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी तो वो करंट था ना उस समय। तो क्या 1819 का करंट और 1920 में 1819 का प्रायर वो मैच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मैच होगा ना, बिल्कुल। जैसे आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की एज ऑन 31 मार्च 18, आपने इसमें डाटा दिया किसका? 31 मार्च 2018 का और 31 मार्च 2017 का। अब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें आपने डाटा दिया 31 मार्च 2019 और इसका कंपैरेटिव 31 मार्च 2018। जो ये करंट पीरियड के अंदर प्रायर है, क्या ये पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खुद करंट था या नहीं था? यस। तो क्या ये बैलेंस एप्रोप्रिएटली कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। तो आपका दूसरा काम क्या है? यही चीज को चेक करना। इवेलुएट वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री विद द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एसए 520 का सहारा ले लो, कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन। एसए 520 दो तरह के कंसीडरेशंस की बात करता है, कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन एंड कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। आपको कंपेयर ही तो करना है कि क्या ये बैलेंसेस आपस में मैच करते हैं या नहीं करते। बैलेंस मैच करते हैं तो इसका मतलब सही कैरी फॉरवर्ड हुए, नहीं करते हैं इन दैट केस देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ इवेलुएट वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation of comparative information they are consistently applied in current period financial statements। यदि अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई चेंज है, इवेलुएट वेदर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। फॉर एग्जांपल AS5 में रिक्वायरमेंट है कि यदि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है देन उसके डिस्क्लोजर में आपको 3 चीजें देनी होती हैं। नंबर 1, व्हाट इज द चेंज, व्हाट आर द रीजंस फॉर द चेंज एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ सच चेंज। देयर आफ्टर, इसके बाद यदि कोई डाउट एराइज होता है आपको, डाउट किस चीज का? as to the existence of material misstatements in comparative information, कि पिछले साल की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं उठाई गई या पिछले साल का डाटा ही गलत था, then perform the additional procedures। अब मान लो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ही ऑडिट कर रखी है, लेट्स से 31 मार्च 18 आपने ऑडिट किया था, 31 मार्च 19 आप ऑडिट कर रहे हो। 19 की ऑडिट करते वक्त आपको लगता है 31 मार्च 18 का डाटा गलत है, 18 भी तो आपने ही ऑडिट कर रखा है, तो ठीक है ना, ऐसे 560 अप्लाई करा लो। इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय सेम ऑडिटर, प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन SA 560 शैल अप्लाई। इसके साथ साथ ऑडिटर आपको एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल प्रीवियसली प्रोवाइडेड रिटन रिप्रेजेंटेशन स्टिल रिमेन्स वैलिड। देखिए, जब आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ऑडिट करते हैं तो आपने WR ली होंगी। अब आप फाइनेंशियल ईयर 1920 की ऑडिट कर रहे हैं। नाउ 1920 की ऑडिट करते वक्त उसके अंदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस लगी हुई हैं।
ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का डाटा था। तो यदि मैं, एक तो तरीका है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की एक एक आइटम पर अलग से WR मांगूं, बट क्या मैंने इस सारे डाटा के रेफरेंस में लास्ट ईयर 18-19 की ऑडिट करते वक्त WR ली होगी? ली होगी। तो करंट ईयर में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में यदि मैं एक सिंगल WR ले लेता हूं जिसमें यह लिखवा लिया जाए कि जो आपने मुझे पिछले साल WR दी थी 18-19 के रेफरेंस में, वो सारी की सारी वैलिड हैं इन रिलेशन टू कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव डाटा किसका है? 18-19 का है। सो obtain a written representation from management that all previously provided written representation still remains valid। ये तो हो गया ऑडिटर का प्रोसीजर जो ऑडिटर को परफॉर्म करना है इन रिलेशन टू द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। नाउ अब इसके बाद फिर बात आ जाती है ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर तो परफॉर्म कर लिया हमने। प्रोसीजर में हमने क्या क्या चीजें की? नंबर 1, हमने चेक किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है। यदि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है तो क्या वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड हुई है। नंबर 2 पर फिर बात आ गई क्या बैलेंसेस जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थे और करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव डाटा के अंदर गिवन है, क्या वो मैच करते हैं। इन केस यदि कोई भी डिफरेंस है देन मैनेजमेंट से आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इन एडिशन आपको एग्जामिन करना है, इवैल्यूएट करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज की गई थी क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई हैं करंट पीरियड में या उनमें कोई चेंज है। यदि उनके अंदर कोई चेंज है देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन क्या appropriate accounting and disclosure as per the requirement of applicable financial reporting framework ensure किया है मैनेजमेंट ने या नहीं किया है। Now, अब ऑडिटर ने अपना सारा काम कर लिया, अब उसको अब एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है और एक ओपिनियन देनी है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंक्लूजन्स आएंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगे। नंबर 1, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में ऑडिटर प्रायर पीरियड का रेफरेंस जनरली देता है? नहीं देता। रीजन, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर दे आर इंटीग्रल टू करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन जनरल ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। हाउएवर, यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई थी पिछले साल की और पिछले साल के ऑडिटर ने उस पर एक मॉडिफिकेशन दी थी और वो मॉडिफिकेशन आज तक रिजोल्व नहीं हुई, देन फिर ऑडिटर करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करेगा इन रिलेशन टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। ऑडिटर शैल modify the audit report of current period with respect to corresponding figures। लेकिन मान लो जो मॉडिफिकेशन थी पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में वो मॉडिफिकेशन रिजोल्व हो गई, देन क्या करंट पीरियड में कोई रेफरेंस देने की जरूरत है इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स? नो। If modification of prior period is resolved and properly accounted for and disclosed in current period as per applicable FRF, auditor opinion on current period need not refer to previous modifications। एग्जाम्पल दिया है मैंने इसका, यहां पर एक देखिए जरा। ऑडिटर रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, इसमें एक क्वालिफाइड ओपिनियन थी, आपने मैनेजमेंट ने एक बैड डेट का प्रोविजन नहीं बनाया। अब 1920 आ गया,
इस कंसर्न्ड डेटर से पेमेंट आ गई, मॉडिफिकेशन रिजोल्व हो गई, कोई रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, जो मैंने यहां एग्जांपल दिया है ना, यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। 1 2 3 बार, नवंबर 14, मई 9, मई 18। जैसे ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 कंटेन्ड अ क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग नॉन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं 1920 के, कंपनी ने 1920 में भी प्रोविजन नहीं बनाया या कंपनी ने 1920 में प्रोविजन बना दिया, तो आप क्या करेंगे? अब यदि दूसरी सिचुएशन पर आ जाते हैं, बैलेंस आज भी आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस आज भी आउटस्टैंडिंग है तो प्रोविजन बना देते ना, आप प्रोविजन बना देते तो मॉडिफिकेशन रिजोल्व हो जाती तब भी, लेकिन प्रोविजन अभी भी नहीं बनाया, तो इसका मतलब है मॉडिफिकेशन रिमेन्स, मॉडिफिकेशन रिमेन्स। तो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ करंट पीरियड उसको आपको मॉडिफाई करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो जो क्वेश्चन था वो, उसका आंसर ये वाला पैरा था सारा। इन जनरल ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, हाउएवर यदि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुई हैं और उन पर मॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुई और मॉडिफिकेशन रिजॉल्व नहीं होती हैं, देन ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। हाउएवर यदि प्रायर पीरियड की मॉडिफिकेशन रिजोल्व हो जाती है और प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर दे दिया जाता है इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, देन करंट पीरियड की रिपोर्ट में प्रायर पीरियड की मॉडिफिकेशंस का रेफरेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई एनी material misstatement in the corresponding figures on which पिछले साल में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी, जबकि अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं आनी चाहिए थी। अभी पिछले पॉइंट में तो मैंने कहा पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन थी, अब मैं कह रहा हूं पिछले साल अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी गई थी, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में गलती है और या तो उसको करेक्ट करा लो। यदि गलती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके करेक्ट करा लो। लेकिन मैं कंक्लूजन स्टेज पर आ चुका हूं और कंक्लूजन स्टेज में भी ये मिस स्टेटमेंट बची हुई है, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, मॉडिफाई कर दो ऑडिट ओपिनियन को फॉर द करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। अच्छा, पिछले साल की कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स अनऑडिटेड है, ऑडिट ही नहीं हुई थी, देन अदर मैटर पैरा डालिए स्टेटिंग द फैक्ट दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स वर अनऑडिटेड। अदर मैटर पैरा ऐसे 706 में पढ़ेंगे हम। यदि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑडिटेड है बाय एनी पर्सन अदर देन अस, हमारे अलावा किसी और ने ऑडिट की थी, तब भी अदर मैटर पैरा डालिए रिपोर्ट में, पिछले साल के ऑडिटर का नाम, ऑडिट रिपोर्ट की डेट और उसने क्या ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी, ये आपको रिपोर्ट के अंदर देना है। एसए 710 को जब हम कवर अप करेंगे तो एसए 710 के अंदर जो हमारी कवरेज है वो नंबर 1, एक तो इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर आ जाएगी और नंबर 2 इसकी कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग स्टेज पर आ जाएगी। जो इनके क्वेश्चंस आते हैं, 510 की बात करूं मैं या 710 की बात करूं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के ऊपर आते हैं और प्रोसीजरल एस्पेक्ट के सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको इन्हीं क्लास नोट्स के अंदर कवर अप कर दिए। यदि आप इनको भी अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आप अपने आंसर्स को लिख पाए।